हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ के जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न हैं बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? मतलब ये कब, इनका जो समय था वो क्या रहा? तो मौर्य शासन जो था ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने जैन धर्म जो था, जैन धर्म के बड़े समर्थक हुआ करते थे। तो इसकी शिक्षा इन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तो जैन धर्म की शिक्षा इन्हें जैन मुनि भद्रबाहु से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के अभिलेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम अपनी जो प्रजा को सर्वप्रथम अभिलेखों के द्वारा अशोक ने संबोधित किया था। अभिलेखों पे इन्होंने अपने समय के जो भी कार्य हुए थे उनको लिख रखा था और जो अभिलेख थे इन्हीं को जनता पढ़ करके समझती थी कि राजा ने कौन कौन से कार्य किए हुए हैं। अर्थशास्त्र को कितने खंडों में विभाजित किया गया था? जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी, अर्थशास्त्र के रचयिता थे, लेखक थे चाणक्य, उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा गया है। इनको चाणक्य को भारत का मैकियावली के नाम से भी जाना गया। विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता था और ये जो थे तक्षशिला के शिक्षक हुआ करते थे। बताया गया अर्थशास्त्र, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। अर्थशास्त्र को लिखा किसने? कौटिल्य ने। ठीक, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही बात है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त को जाना गया भारत के मैकियावली के नाम से। अगला, इनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, यह लोक प्रशासन पर भी निर्भर करती थी, मतलब इसमें राजनीति की बातें बताई गई हुई थी। और ये जो चाणक्य थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हुआ करते थे। अगला है, अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी हुई थी उसमें उन्होंने राज्य के अंग बताए थे। 7 अंग बताए हैं, राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग और जनपद। मतलब किसी राज्य में ये 7 चीज़ें आवश्यक हैं, मतलब ये 7 अंग होने ही चाहिए। अगला है, मौर्य साम्राज्य का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य का दर्पण मतलब मौर्य साम्राज्य की प्रत्येक चीज़ की जो जानकारी थी इस पुस्तक में मिलती थी। तो ये थी इंडिका, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। मौर्य साम्राज्य की जितनी भी जानकारी हो सकती थी इस पुस्तक में दी गई थी, इंडिका पुस्तक में। अगला प्रश्न है आपका, किस अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा? बुद्ध शाक्य कहा। तो अशोक ने अपने आप को मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा और इसी अभिलेख में इनका नाम अशोक भी मिलता है। मतलब स्वयं को इन्होंने बुद्ध शाक्य भी कहा था, यहाँ पर इस अभिलेख में बुद्ध शाक्य स्वयं को कहा, लेकिन इसी मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक भी लिखा पाया गया है। अगला प्रश्न है, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक जो था वो अशोक को कहा जाता है, क्योंकि अशोक के समय में ही शिलालेखों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, मतलब राज्याभिषेक होने के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? सबसे छोटा अभिलेख, जो अभिलेख थे इनके कुछ बृहत अभिलेख थे और कुछ लघु अभिलेख थे या शिलालेख थे। तो इनके 14 अभिलेख जो थे वो बृहत अभिलेख थे, ठीक, और 13 अभिलेख
लघु अभिलेख थे। रुमिनदेई अभिलेख जो था ये सबसे छोटा अभिलेख था। रुमिनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुमिनदेई अभिलेख जो था, इस अभिलेख में जो विषय था वो आर्थिक विषय चुना गया था। मतलब उस समय मगध काल मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के बारे में इस अभिलेख के अंतर्गत जानकारी दी गई थी। कलिंग की लड़ाई का उल्लेख किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो कलिंग की लड़ाई और वहाँ जो भी विनाश हुआ उसका उल्लेख 13वें शिलालेख में प्राप्त हुआ है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अशोक के जो विचार थे वो किस प्रकार के थे। मतलब जो त्रासदी का वर्णन था इस 13वें शिलालेख में किया गया था, और इसी शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया है। कौन सा लेख? फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो ये टोपरा अभिलेख था जो फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। यह टोपरा कला गांव हरियाणा में स्थित था और फिर फिरोज तुगलक इन्हें दिल्ली ले आए थे। अगला है आपका प्रश्न, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के गया के निकट स्थित हैं। बिहार में ये गया के निकट स्थित हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा गया गूढ़ पुरुष। किन दो अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है? यहाँ पे जो लिपि थी आर्मेयिक थी अभी और खरोष्ठी लिपि थी। तो यहाँ पे इनकी और प्राकृत भाषा भी इस्तेमाल करी जा रही थी। तो दो अभिलेख थे जिनमें खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। ये थे साबासगढ़ी और मानसेहरा में। साबासगढ़ी और मानसेहरा इन दो अभिलेखों में जो लिपि थी वो खरोष्ठी थी, और एक खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, या हम कह लें जैसे अभी हम लोग लिखते हैं उस हिसाब से लिखी जाती थी। सुरामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, ये सब कहाँ स्थित है? तो हमने पढ़ा था बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उसमें ये सारी गुफाएं स्थित हैं। मतलब एक कई जो बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी है उसको काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था, उसमें इन सारी गुफाओं का के नाम लिखे हुए हैं। राज तरंगिणी किस विषय पर लिखित पुस्तक है? राज तरंगिणी में किस विषय को लिखा गया है? तो राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ कि कश्मीर में उस समय कैसी व्यवस्थाएं चला करती थी। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन हैं? मतलब जो प्रमुख शिलालेख थे कालची, गिरनार, इरागुड़ी, सोपारा, जोगढ़, धौली, साबासगढ़ी और मानसेरा, ये इनके प्रमुख शिलालेख हुआ करते थे। कार्ले का चैत्य ग्रह किन पहाड़ियों में स्थित है? ये चैत्य ग्रह की बात कर रहे हैं। ये क्या था कि जो इनके बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, इनकी जो मृत्यु हो जाया करती थी तो उनकी हड्डियों के अवशेष इन चैत्यों में एक स्थान पर दबा दिए जाते थे। उसके अलावा इन चैत्यों में जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हुआ करते थे वो जा करके यहाँ पर अपना ध्यान धारणा किया करते थे। तो कार्ले का चैत्यगृह सबसे प्रसिद्ध चैत्यगृह हुआ करता था। ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र की बाड़घाट पहाड़ियों में कार्ले का चैत्यगृह स्थित है। लेख विहीन रामपुरवा अभिलेख पर कौन सी पशु की मूर्ति स्थित है? यहाँ पर रामपुरवा में दो अभिलेख हुआ करते थे। रामपुरवा में दो अभिलेख हैं, दो स्तंभ मिले हैं, एक है लेख युक्त और एक है लेख विहीन। तो जो लेख युक्त स्तंभ है उसके सिर पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, जो लेख युक्त है ये इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है और ये इस समय राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। और जो लेख विहीन अभिलेख है या स्तंभ है इस पर वृषभ की आकृति स्थित है। ये जो लेख विहीन अभिलेख है इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इसके ऊपर एक बैल का चित्र या मूर्ति स्थापित की गई हुई है। अशोक के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे संप्रति। अशोक के स्तंभ किन कलाओं से प्रभावित थे? किन किन कलाओं से? तो हम देखेंगे इस अशोक के जो स्तंभ थे उनमें ईरानी और यूनानी कला का प्रभाव दिखता था। मौर्य काल में बगीचों से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो बगीचे थे उनसे जो भी आय प्राप्त होती थी उसे सेतु कहा जाता था। राजकीय भूमि से वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? जो जमीन से प्राप्त होने वाला कर था उसको सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य काल में ही जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, बट गया था मौर्य काल में ही।
तो मौर्य काल में जो जैन संप्रदाय था, जैन धर्म था, ये 2 भागों में बटा था। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो यहाँ पे बात हो रही थी श्वेतांबर और दिगंबर की। तो जो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए, जो बिना दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। और यहाँ पर जो मगध के जैन लोग थे वो श्वेतांबर कहलाए। समझ में आया कि मतलब जो इस समय 2 संप्रदायों में बट गया था मौर्य काल में जैन धर्म। तो जो जैन धर्म यहाँ पर जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे, मगध के जो जैन धर्म के मानने वाले लोग थे ये श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे दिगंबर कहलाए। तो यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न हम लाए थे जो कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको इनसे कुछ लाभ मिलने वाला है, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।